Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, in this video we are going to basically do a comparative analysis among all the tire related stocks. So basically कुछ टायर रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैंने पीयर्स में आके देखा तो मतलब आई थॉट कि इट्स बेटर टू ऑल्सो टेल यू टू ऑल्सो टीच माई सब्सक्राइबर बेस कि बेसिकली स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया। मैं जो भी स्टॉक लाता हूँ उसकी अच्छे से बात करता हूँ कि स्टॉक में ये अच्छा है, ये स्टॉक में ये अच्छा है, ये स्टॉक में ये है, ये है, ये है, और इन सारे रीजन की वजह से उस स्टॉक को खरीद लो। राइट। इस वीडियो में मैंने वैसे पास में भी एक वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं ऊपर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। सो बेसिकली गाइस मैंने विंध्या टेली लिंक से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऐसी एनालिसिस की है कि इस स्टॉक को मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ कि ये रीजन है, उसके पीयर्स में मैं बाकी स्टॉक्स को रिजेक्ट क्यों किया है, वाई आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दी other stocks in cable related or fiber optic related business. And the same I'm doing with this sector as well, with the tire related business as well, कि मैं इसमें सब स्टॉक की एनालिसिस करूंगा और फिर बताऊंगा कि किस किस रीज़न की वजह से मैं बाकी सारे स्टॉक्स को जो है अपनी लिस्ट से हटा रहा हूं कि मैं वो स्टॉक बाय नहीं करूंगा। एंड इन द एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिवील कि मैं कौन सा स्टॉक बाय कर चुका हूं, किस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूं और किस स्टॉक में अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एंड तक बने रहो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो थोड़ा सा भी फाइनेंशियल एंड लॉजिकल सेंस मेक करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट यू गाइज रियली अप्रिशिएट माई कंटेंट। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो बेसिकली मार्केट कैप वाइज सॉर्टेड है ये। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी टायर रिलेटेड है, एमआरएफ टायर्स हमें पता ही है, अपोलो टायर, सीएट टायर्स, जीएनके टायर्स, गुडियर इंडिया टायर्स एंड टीवीएस श्री चक्र, ये सारी टायर रिलेटेड बिजनेस हैं। तो मार्केट वाइज तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर अभी है बालकृष्ण के पास। सो एक बार बालकृष्ण के पास अगर मैं आके देखूं तो पी रेशियो इसका 41 का चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, फंडामेंटली एफिशिएंट वाइज आरओसी वैल्यू बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें कंपनी की अच्छी हैं। लेकिन मैं मैक्स पे एक बार चार्ट को सेट करके देखूं, कंपनी अलग ही ऊंचाइयों पे चल रही है, कंपनी एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है अभी। फॉर दिस रीजन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने में तब इंटरेस्टेड होता हूँ जब वो स्टॉक अपने टॉप से थोड़ा सा तो नीचे आ जाए, 20 30 40% कुछ तो पोटेंशियल हो। फॉर दिस रीजन बालकृष्ण हट गया हमारी लिस्ट से। अब अगर मैं देखूं एमआरएफ टायर्स को लिस्ट से हटाने के दो रीज़न है। फर्स्ट, ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हाई लेवल पे है, ऑल्दो कंपनी की सारी फिगर्स अच्छी खासी मेंटेन है। अगर मैं इसको बेसिकली पी रेशो पे इस तरीके से सेट करके दिखाऊं और मैक्स पे सेट कर रखे तो अर्निंग्स भी डिसेंट इनफ मेंटेन है, अर्निंग कुछ कम नहीं हुई है। लेकिन इसको ना खरीदने के दो रीज़न है। फर्स्ट, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे के बहुत पास है। सेकंड, यार 80,000 रुपये का एक स्टॉक है, मेरे पास पैसे हैं लेकिन स्टिल मैं जो एक बताता हूँ ना कि यार 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना। 80,000 रुपये उस 5% से ज़्यादा है ऑब्वियसली, और यार 80,000 रुपये का एक स्टॉक है तो एमआरएफ में मैं 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर दिस रीज़न एमआरएफ भी हमारे लिए से हट गया। अब अपोलो टायर्स की अगर हम बात करें तो अपोलो टायर्स में सिमिलर सिचुएशन है, काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे अवेलेबल है। और एक बार अगर इसके हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स रिसेंटली इम्प्रूव करने स्टार्ट किए हैं वापस, लेकिन पहले के कंपेरेटिवली फाइनेंशियल्स काफ़ी नीचे ही अवेलेबल है। तो जैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ ना कि स्टॉक में ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल है, अगर उसके फाइनेंशियल भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हों, लेकिन स्टॉक का ऑल टाइम हाई 280 है, 285 का है अराउंड, अभी 230 पे चल रहा है, और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो पहले अर्निंग पर रेशो बेसिकली हुआ करती थी, ईपीएस से हम आइडिया लगा लेते हैं, नेट प्रॉफिट नीचे फिर कभी देख लेंगे, तो वो 21 का हुआ करता था, अर्निंग पर शेयर 22 का हुआ करता था, और अभी सिर्फ कितना चल रहा है, अभी लगभग 11 का। तो इसके नेट सेल्स ही नेट प्रॉफिट हाफ हो गया है। सो इट इज़ नॉट दैट वैल्यू अपॉर्चुनिटी टू मी। स्टॉक बढ़ सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, और प्लेजिंग परसेंटेज भी है यहाँ पे। सो फॉर दीज रीजंस कि स्टॉक की अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे नहीं है, फॉर दिस रीज़न कि स्टॉक का पी रेशियो ओके इनफ है, मैं अपोलो टायर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब एक बार जे के टायर्स देख लेते हैं। जे के टायर देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, स्टॉक सिर्फ 13.1 के पी पे अवेलेबल है, 3.8 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू भी अच्छी है, स्मॉल कैप कंपनी है, सब ठीक लग रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.5 टाइम्स की है, जबकि मैं अगर कंपैरिजन में बाकी का डेट टू इक्विटी देखूँ तो सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ अपोलो टायर्स की है, वो भी सिर्फ 56%। सो यार मैं पर्सनली ज़्यादा डेट कंपनीज को प्रेफर नहीं करता, एक रीज़न ये।
दूसरा रीज़न, स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है, ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है, आई गेस 20% का भी पोटेंशियल नहीं है ऑल टाइम हाई को टच करने में। अर्निंग्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने लोन भी उतारा है अपने ऊपर से, अगेन अ प्लस पॉइंट इन कंपनीज फेवर, डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने भी बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने कम की है। पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग मेंटेन है, तो आप चाहो तो एक्वायर कर सकते हो, लेकिन मेरा इसको ना खरीदने का रीज़न ये ही है कि इससे बेटर भी अपॉर्चुनिटी है, और ये स्टॉक 1.5, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 टाइम्स है। जितनी इसकी इक्विटी है उसका 150% इस स्टॉक पे कर्जा है, लोन है, इसलिए मैं जे एंड के टायर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गुडियर में यार मैंने रिसेंटली ही प्रॉफिट बुकिंग की है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे बस टाइम नहीं मिला इस पर वीडियो बनाने का, डेट नहीं था, सारी चीज़ें सही थी। मैंने यहाँ पे लगभग 1000 के अराउंड, हरा तो नहीं, मैंने आई गेस 900 के अराउंड खरीदा था, और 1100 के अराउंड मैंने बेचा है, 1100 तो नहीं, आई गेस 1200 के अराउंड मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। अगर मैं बेच चुका हूँ तो ऑब्वियसली मैं बाय करने को तो नहीं बोलूँगा, बट एक बार अगर आप ईयरली आके देखो ना, तो ईयरली इसके नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। हियर मी आउट, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ईयरली नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इस वाले रिजल्ट में, ये 136 करोड़ में, जून के ये नेगेटिव रिजल्ट भी शामिल हैं। अब इमेजिन करो, जब ये 49 करोड़ है, 50 करोड़ राउंड ऑफ करके बोल देता हूँ, 50 करोड़ का जब अगेन नेट प्रॉफिट अगले क्वार्टर भी आएगा, अगर चलो 40 करोड़ ही आ गया, तो 50 50 40 40 कितना हुआ, 180 करोड़। तो ये 136 करोड़ बढ़ के सीधा 180 करोड़ पहुंच जाएगा, और ये पी रेशो फिर ऑब्वियसली गिरेगी। तो इस प्राइस में अभी भी एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है। सी वैल्यू अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक वापस चले जाए, फेयर वैल्यू तक वापस आ जाए, बस बेशक कंपनी ग्रो ना करे। इसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे काइंड ऑफ आ चुका है, लेकिन इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत 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 अच्छी है। सो इसीलिए गुडियर आप बाय कर सकते हो। मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, शायद थोड़े बहुत शेयर्स होंगे, आई एम नॉट 100% श्योर शेयर है या नहीं, लेकिन मेरा सेल करने का रीज़न यही था यार, विद इन अ मंथ मेरे पास 30-40% का रिटर्न आ गया था, सो आई जस्ट एग्जिटेड दैट पोजीशन। और एफ का भी कॉन्फिडेंस है, ऑल्दो रिसेंटली इन्होंने काफ़ी सेलिंग की है। पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 17.69% की कमी होल्डिंग है, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक बिग प्लेयर्स के पास है, तो गुडियर भी काफ़ी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। टीवीएस श्री चक्र अच्छा स्टॉक है, डिसेंट इनफ है, इसके काफ़ी नीचे अवेलेबल है, हमें लग रहा है वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन मैं पी रेशो आगे देखूँ तो भाई अर्निंग्स भी नीचे हैं। पहले अर्निंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसी टाइम पे इसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे था, अब अर्निंग्स आधी हो चुकी हैं सही में, इसीलिए मैं टीवीएस चक्र में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑल्दो रिसेंटली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और अगर बेसिकली ये -37 करोड़ का ना होता, इसको ज़ीरो भी मान ले हम, तो ये फिगर क्लोज टू ऑल टाइम हाई होते, लगभग 150 करोड़ के अराउंड होते। तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल रखता है। स्टॉक की अर्निंग्स भी अच्छी हैं, स्टॉक की सारी चीज़ें अच्छी आएंगी, तो ये भी एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टॉक के साथ एक प्रॉब्लम है, सबसे नीचे आके अगर मैं सीधा होल्डिंग में देखूं, सो पब्लिक के पास 45% से ज़्यादा है, सॉरी एग्जैक्ट मैथ कर लेते हैं, लगभग 43% के अराउंड है। सो यार मैं ऐसे स्टॉक में जनरली इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ जिसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हो। इसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, आप बाय कर सकते हो, मैं इसको बाय नहीं करूँगा, लेकिन ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैं अब रिवील करूँगा वो है, जो सबसे पहले पेज खुला हुआ था, सीएट टायर्स। सीएट टायर्स इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? सिर्फ 11 की पी पे अवेलेबल है, 45% डेट है इस पे, अगर मैं पी रेशो वाइज देखूँ तो अर्निंग्स इसके ऑल टाइम हाई पे आए हैं, ऑल टाइम हाई पे। एक और बात, ये 11 देख रहे हो यहाँ पे, इसका बेसिकली मीडियन पी रेशो 10.6 है। ये इसने पहले भी आके काइंड ऑफ पी रेशो को सपोर्ट लिया था, फिर रॉकेट बन गया था, फिर सपोर्ट लिया था। वेल, यहाँ से बढ़ने का रीज़न था कि अर्निंग काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, फ्यूचर में भी गिर सकती है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये सिर्फ 11 की पी पे अवेलेबल है, और उतने टाइम भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। अर्निंग्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही हैं, और मैं एक ही बात कहता हूँ, जब अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे हैं तो स्टॉक के प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। If the stock's fundamentals are absolutely perfect, if the company is doing everything it can to improve its financial, to improve its profit, so stock price will have to follow that. Stock price eventually कंपनी के फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है। और अगर नीचे आके मैं दिखाऊं तो लगातार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। रिसेंटली अच्छा नहीं आया है, रिसेंटली काफ़ी कम इनका बिजनेस हुआ है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो जून में लगा था।
स्टिल अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो वो ऑल टाइम हाई पे है। 491 करोड़ की नेट सेल्स है ट्रेलिंग 12 मंथ में। और अगर मैं नीचे आके देखूँ तो कंपनी ने लोन जो 2000 करोड़ का हुआ करता था उसको उतार के 1400 करोड़ कर दिया है। कमेंडेबल इंप्रूवमेंट इन इट्स फंडामेंटल्स। पब्लिक के पास सिर्फ 15% होल्डिंग है। FIS ने थोड़ा सा बेचा है, DIS ने हल्का सा खरीदा है बिल्कुल। बाकी ओवरऑल कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन्ड है सब। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ। सो गाइस एक बार हम C8 के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में दो चीज़ें जो मेरे को सबसे अच्छी दिख रही हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, 50 डे मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। तो मैं कहता हूँ सस्ते की डेफिनेशन, वैसे ये डेफिनेशन यूजुअली लार्ज कैप में वर्क करती है लेकिन स्मॉल कैप भी काफ़ी नीचे आया हुआ है। तो इट्स राइट टाइम टू एक्यूमुलेट, क्योंकि पास में ऐसे करके 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आया था, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, फिर ऊपर गया, फिर 50 दिन के मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट को हल्का सा ब्रेक किया था लेकिन लेने की कोशिश की थी सपोर्ट, फिर वापस रॉकेट बन गया था। और अभी अगेन ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर मैं देखूं तो रिसेंटली वॉल्यूम भी डिसेंट इनफ आई है इसमें, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। एक बार अगर आप देख लेते हैं कि ये बस ऑल टाइम हाई को टच कर दे, जस्ट टच कर दे, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो ऑल टाइम हाई इसका पहले हुआ करता था लगभग 2008 के अराउंड का इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर मैं अभी देखना चाहूँ कि ये बस उसको टच करने में तो कितना पोटेंशियल है, क्योंकि सीधी सी बात है, अर्निंग्स अगर ऑल टाइम हाई पे है तो प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। इट इज़ 47%। सो गाइस ये 47% अगर एक साल में भी आ जाता है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न है जो मेरे अकॉर्डिंग 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आने में, वो जो इसने रिसेंटली जनवरी में बनाया था। इसमें मुझे नहीं लगता 5-6 महीने से ज़्यादा लगने चाहिए। अगेन मैं इस स्टॉक में 47% प्रॉफिट के लिए एंटर किया हूँ। अगर मुझे कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं 47% तक बना रहूँगा इस स्टॉक में, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखूँगा। सो गाइस बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं, सारी चीज़ें सही लग रही है मुझे। कंपनी में कोई इशू नहीं है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी इशू नहीं लग रहा है। तो मेरी तरफ से जो बेस्ट स्टॉक है वो है C8। फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव, ग्रोथ तो फ्यूचर में होगी, वो तो अलग बात है। वैल्यू जो होती है ना, कि कंपनी बस अपनी फेयर वैल्यूएशन तक आ जाए, इसकी फेयर वैल्यूएशन इस प्राइस से ऊपर की है, कंपनी बस वहां तक आ जाए, उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू पर्सपेक्टिव से C8 बेस्ट है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से गुडियर बेस्ट है। TVS श्री चक्र आप देख सकते हो, डिसेंट इनफ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिकॉज पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको भी बाय नहीं करने वाला हूँ। So this video is dedicated to these two stocks, Goodyear and C8. One is value buying stock and other is growth buying stock. Please let me know in the comment section if you want me to make a detailed video कि exact difference क्या होता है। कई बार हम सुनते हैं कि ये स्टॉक ग्रोथ पोर्टफोलियो में है, ये स्टॉक वैल्यू पोर्टफोलियो में है, डिफरेंस क्या होता है वैल्यू और ग्रोथ का। अगर आप चाहते हैं मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। So okay guys, that's it from my side and thank you for watching. Please like this video, that would indicate to me that you guys are appreciating my content and I will continue to make more such videos. और अगर आप कमेंट पे थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को जेन्युइनली दिल से बहुत 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 अच्छा लगेगा और मैं आगे ऐसी कई सारी वीडियोस और भी लाऊंगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो, दोस्तों के साथ भी वीडियोस शेयर करो, नॉलेज शेयर करो। ओके गाइस, ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।